how are you all? I welcome you in the next lecture of coordinate geometry, which is important centers of triangle. Important centers of triangle. इसमें पहला सेंटर हम पढ़ेंगे सेंट्रॉइड। ट्रायंगल के 4 इम्पॉर्टेंट सेंटर हैं जो बहुत ही बेसिक्स हैं और इनका आगे चल के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत ही ख़तरनाक यूज होने वाला है। तो सेंट्रॉइड जो होता है इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस। तो हम इसको यहाँ पे लिख रहे हैं, इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of all the medians of triangle. Let a triangle ABC. What is median? First of all, median क्या होता है? ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स के उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है वो मीडियन होता है। देखो, अगर आप वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे ऐसे अगर आप लाइंस ड्रा करने लग जाओ तो ऑल दीज लाइंस आर नोन एज सीवियंस। इन लाइंस को सीवियंस कहते हैं, लेकिन इनमें से एक स्पेशल सीवियन जो अपने अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को हिट करता हो, दैट सीवियन इज नोन एज मीडियन। अब मीडियन का क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल। तो कोई मैंने एक आसान सा ट्रायंगल लिया, जनरल ट्रायंगल ABC। अब पॉइंट ए से, वर्टेक्स ए से उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करना है। तो BC पर मिड पॉइंट आपने मार्क कर लिया D, इसको ज्वाइन कर दिया। AC पर आपने एक मिड पॉइंट मार्क किया E, आपने इसको ज्वाइन कर दिया BE। और AB पर मिड पॉइंट आपने मार्क किया F। अब आप अगर C और F को, वैसे मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट तो दो ही मीडियंस बनाओगे तो इंटरसेक्शन मिल जाएगा, क्योंकि दो लाइन तो हमेशा इंटरसेक्ट करते हैं। बाय द अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एक पॉइंट पे तो हमेशा इंटरसेक्ट करेंगे। तो यही इसका क्या होगा? मीडियन। सेंट्रॉइड विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय G। अब अगर इस वर्टेक्स से इस मिड पॉइंट को मिलाऊं तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो G से ही पास करेगा। अगर CF लाइन सेगमेंट जो कि मीडियन है, ये भी मीडियन G से पास कर जाता है, दैट इज़ वाई कभी कभी इस डेफिनेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं कि सेंट्रॉइड दैट इज G इज द पॉइंट ऑफ concurrency ऑफ मीडियंस ऑफ ट्रायंगल। शॉर्ट में लिख दिया ट्रायंगल। तो सर इस बात की क्या गारंटी है कि दो लाइंस तो हमेशा इंटरसेक्ट कर रहे हैं? जैसे दो मीडियन हमने बना दिया, सपोज करो मैंने BE बना दिया, मैंने CF बना दिया, तो दो लाइंस तो हमेशा इंटरसेक्ट करेंगे। तो उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे मुझे G मिल गया। अब A को वर्टेक्स A के अपोजिट साइड पर अवेलेबल मिड पॉइंट को अगर D को मैं मिलाऊं तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो G से ही पास करेगा? एज ए स्टूडेंट यू हैव राइट टू आस्क दिस क्वेश्चन, बिकॉज लॉन्ग रन में ये तुम्हारा बहुत ही हेल्प करेगा। यू हैव राइट टू आस्क द क्वेश्चन वाई एंड हाउ। सर ऐसा क्यों हो रहा है कि जब हम तीनों मीडियंस को मिला रहे हैं तो वो एक ही पॉइंट से पास कर रहा है? इसका प्रूफ तुम्हारे पास होना चाहिए। हालांकि इसका दूसरा पॉइंट होता है, उसका प्रूफ मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसका दूसरा पॉइंट होता है सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन in the ratio 2:1 from the vertex। इसका मतलब क्या है? सपोज करो तुमने AD
AD एक मीडियन लिया, तो जो G यहाँ पे सेंट्रॉइड है वर्टेक्स से AG 2 पार्ट में होता है और इस साइड से GD 1 पार्ट में होता है। 2:1 में वो डिवाइड करता है मीडियन को। तो इतनी जानकारी, मतलब 2 चीज़ें मैंने आपको दिया। अब ये 2 चीज़ें कुछ लोग लिखवा करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हम इसको आपका पूरा का पूरा प्रूफ बताएंगे जिससे आपके माइंड में एक माइंड मैप बन जाए। सो हम ये कह रहे थे कि बेसिक इज वेरी इम्पॉर्टेंट बिफोर कवरिंग द एडवांस कॉन्सेप्ट्स। तो सबसे पहले आप बेसिक को एकदम एक्सप्लोर करिए। सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल बनाया ABC, एक आसान सा ट्रायंगल ले लिया ABC, और इस साइड पर एक मिड पॉइंट E चूज कर लिया और इस साइड पर एक मिड पॉइंट F चूज कर लिया। B को E से ज्वाइन किया और C को F से ज्वाइन किया। तो 2 मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट सेंट्रॉइड तो होता ही है, लेकिन इस बात को हमें प्रूव करना है कि सर जब हम A को उसके अपोजिट साइड पर अवेलेबल मिड पॉइंट से मीट कराएंगे तो वो G से पास करेगा। इसका उल्टा बोल सकते हो कि सर अगर हम A को G से पास कराते हुए चले जाएं, अगर A को G से पास कराते हुए चले जाएं तो वो वर्टेक्स अपोजिट साइड को मिड पॉइंट पे मीट करे। तो हम ये प्रूव कर लें सर कि D क्या है, BC का मिड पॉइंट। अगर ये हमने प्रूव कर दिया तो AD जो होगा वो G से पास कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि AG और GD AD का ही पार्ट है, AD का ही पार्ट ऑफ लाइन सेगमेंट है। तो देखो यार, तुम्हें क्या करना है, एक कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन बहुत आसान है। AG तुम्हारे पास है, AG इसी के लेंथ के बराबर GH आप एक्सट्रूड करके GD को एक्सट्रूड कर दीजिए GH के बराबर। ऐसे गए AG के बराबर GH एक तुमने यहाँ पे इतना एक्स्ट्रा लाइन ड्रा कर दिया। इसके बाद से B को H से ज्वाइन कर दिया, B को H से ज्वाइन कर दिया। अब देखो तुम्हारे पास एक ट्रायंगल आ गया ABH। इस ट्रायंगल में AG बराबर GH, बिकॉज तुमने कंस्ट्रक्शन से माना है, तो AG वाला और GH वाला पोर्शन तो तुमने बराबर कर रखा है, इसलिए मैंने डबल मार्क यहाँ पे कर दिया। F तो गिवन ही था कि वो मिडिल पॉइंट है, तो ये साइड इस साइड के इक्वल है। इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो ध्यान से। ट्रायंगल ABC में F और G किन्हीं 2 साइड का मिड पॉइंट है और उसको तुम ज्वाइन कर रहे हो लाइन FG से, ये पार्ट ऑफ लाइन FG से। तो अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हो तो ये ज्वाइन करने वाला लाइन थर्ड साइड के क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है मिड पॉइंट थ्योरम से। बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बट वो 9th-10th का रिकॉल हो जाएगा ज्योमेट्री। तो FG क्या हो जाता है, BH के पैरेलल हो जाता है। तो सर अगर मिड पॉइंट थ्योरम से FG BH के पैरेलल हो जाता है, एक एक्स्ट्रा रिजल्ट क्या है कि लेंथ ऑफ FG विल बी द हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ BH। ओके, बट फिलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है लेंथ की, हमें बस पैरेललिटी की ज़रूरत है। तो FG पैरेलल BH, बट सर अगर ध्यान से देखा जाए तो FG ही क्या है, पार्ट ऑफ द लाइन सेगमेंट है CF का। तो सर इस तरह से देखोगे तो GC या CG भी BH के पैरेलल होगा, हेंस GC पैरेलल BH। ये हो गया ये रिजल्ट 1। अब देखो, अब इस साइड से C को H से ज्वाइन कर दो, कंस्ट्रक्शन CH। सो इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो, AHC। इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, AHC। इस ट्रायंगल में E अगेन एक मिड पॉइंट है और इस ट्रायंगल का AH और AC 2 साइड है और G तो ऑलरेडी मिड पॉइंट है, बिकॉज AG बराबर GH आपने पहले ही कंसीडर किया हुआ है। तो G और E को मिलाने वाला जो लाइन है, दिस विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, दैट इज बेस ऑफ द ट्रायंगल, पैरेलल होगा। तो आप कह सकते हो कि सर GE अगेन GE पैरेलल HC। तो यही GE इज द पार्ट ऑफ द लाइन है BE का। तो सर BG भी तो HC के पैरेलल होगा, हेंस BG पैरेलल
BG parallel HC from 1 and 2. From 1 and 2, please closely observe the things. BHCG, BHCG, ये क्वाड्रिलेटरल, BHCG क्वाड्रिलेटरल becomes parallelogram because its two opposite pair of sides are parallel to each other. ये पैरेललोग्राम हो गया। अगर एक पैरेललोग्राम हो गया तो उस पैरेललोग्राम में तुम और ऑब्जर्व करो कि BC क्या है, डायगोनल है, और GH क्या है, डायगोनल है। तो ये जो डायगोनल है एक दूसरे को D पे मीट कर रहे हैं। पैरेललोग्राम के डायगोनल, इसके पहले वाले लेक्चर में पैरेललोग्राम के से रिलेटेड बहुत अच्छा क्वेश्चन करवाया गया है, उसको जरूर देखिएगा। इस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स डी पे मीट कर रहे हैं और पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो सर अगर पहले डायगोनल को मैं ध्यान से देखूं BC को, तो D क्या हो जाएगा, उसका मिड पॉइंट हो जाएगा। हेंस वी कैन से BD इक्वल्स टू DC। हेंस BD इक्वल्स टू DC। सो D विल बी द मिड पॉइंट, D विल बी द मिड पॉइंट। तो ये तो हमने प्रूव कर लिया जी। हमने क्या कहा था कि A को G से तो मिलाऊंगा, लेकिन AG को जब मैं आगे बढ़ाऊंगा तो इस बात की क्या गारंटी होगी कि मिड पॉइंट को मिलेगा। अगर ये मिड पॉइंट है तो AD जरूर वो मीडियन, सारे के सारे मीडियम कॉन्करेंट होंगे, मतलब एक सिंगल पॉइंट वो सब शेयर कर रहे होंगे, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कॉमन होगा। इसके बाद से दूसरा वाला पॉइंट क्या है? दूसरा वाला पॉइंट वही है सर कि कैसे हमें पता लगेगा कि जो सेंट्रॉइड होता है, जो G होता है, वो मीडियन को 2:1 में इंटरनली डिवाइड करता है 2:1 में। तो देखो यार, कुछ ज़्यादा सोचना नहीं। AG बराबर GH शुरू में लेकर के तुम चले थे ना। देखो AG इक्वल्स टू GH। अब क्या कर दो, AG इक्वल्स टू यहीं से AG इक्वल्स टू GH, इस GH को लिखो GD प्लस DH, बिकॉज GH इज बाइफर्केटेड इंटू 2 पार्ट, GD एज वेल एज DH। तो GD प्लस DH। अरे अगर ये डायगोनल दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये भी डायगोनल तो आपस में बाइसेक्ट करेंगे। हेंस GD और DH क्या होंगे, बराबर होंगे। तो DH को रिप्लेस कर सकते हो GD से, तो DH को रिप्लेस कर सकते हो GD से, तो ये हो जाएगा 2GD AG। हेंस AG अपान GD इक्वल्स टू 2:1। तो आज के बाद से मत कहना कि सर 2:1 में कैसे होता है, ये हमें प्रूव करके दिखा दो। तो 2:1 में होने के बाद से देखो, इतना बेसिक से ज्योमेट्री को बताया जा रहा है कि तुम्हारे चक्षु खुल जाएंगे कि हाँ सर 2:1 में ही क्यों होता है। तो इसके बाद से लेट ए ट्रायंगल ABC whose vertices are ABC with coordinate x1 y1, x2 y2, x3 y3, then find the coordinates of the centroid। तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट पाने के लिए एक मीडियन बनाया AD। सपोज करो G यहाँ पे है, G जहाँ पे होता है मीडियन पे, उसको 2:1 में डिवाइड करता है। अब देखो यार, D क्या है, मिड पॉइंट है BC का, तो D के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2। अब इसी दिन के लिए ना तुमको सेक्शन फार्मूला बताए थे कि यार ये कोऑर्डिनेट पता है, D पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, तो G पॉइंट का कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकते हो सेक्शन फार्मूला से। तो इसका जो कोऑर्डिनेट आता है सेंट्रॉइड का, ये तो आपको सपने में भी याद होना चाहिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। अब जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए यहाँ पे एक एक्सप्लोर करने का मैंने चीज़ दे दिया आपको कि यार कम से कम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, और AD एक लाइन सेगमेंट है जो कि मीडियन है, और G उसको एक पॉइंट G है जो उसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द G। तो सेक्शन फार्मूला से आप उसको निकालने की कोशिश करिएगा। अब सेंट्रॉइड का एरिया से रिलेटेड कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। एरिया से रिलेटेड टू एरिया, जैसे मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाहता हूँ,
सपोज एक ट्रायंगल है, कोई जनरल ट्रायंगल ले लिया ABC, ओके, और ऐसे ही कोई CBN ले लिया, पता नहीं क्या है, AD ले लिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, सपोज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD विच इज़ गिवन बाय हाफ बेस, अगर मैंने BD माना तो इस बेस ने दो वर्टेक्स तो इंगेज कर लिया, बचा एक वर्टेक्स A, तो परपेंडिकुलर हाइट इसी वर्टेक्स से हमको निकालना पड़ेगा, तो कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा हाइट h, ये मान लिया क्या है h है, तो बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल ABD का एरिया, ट्रायंगल ACD का एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD हाफ बेस अगर CD मानते हैं तो हाइट इसका h हो जाएगा। अब इसे डरना नहीं है सर, ACD से तो बाहर चला गया हाइट, क्योंकि DC साइड ने दो वर्टेक्स को तो एंगेज कर लिया। अब जो DC पर जो परपेंडिकुलर हाइट होगा थर्ड वर्टेक्स से होगा, वो हाइट बाहर जा सकता है, बस ये परपेंडिकुलर हाइट इसमें भी इन्वॉल्व हो जाएगा h। अगर हम दोनों का एरिया लेते हैं, दोनों ट्रायंगल का अगर हम एरिया ले लें तो हाफ हाफ से कैंसिल हो जाएगा, HS से कैंसिल हो जाएगा, तो हम पाएंगे सर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD टू ACD विल बी सेम एज द रेशियो ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग बेसिस BD अपॉन CD। करेस्पॉन्डिंग बेसिस, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन करते हैं एक मीडियन लेकर के। चलो ये ट्रायंगल है ABC और BC साइड पर ये सपोज कर लो इसका मिड पॉइंट है D। तो अगर तुमने A को D से मिलाया तो D अगर मिड पॉइंट है तो B से D और D से C तो सेम हो जाएगा, तो रेशियो क्या हो जाएगा, BD और DC सेम है तो रेशियो 1:1 हो जाएगा। ओके, अगर यहाँ से तुम एरिया ऑफ, अब ये मीडियन है AD, ये ध्यान देना, ये मीडियन है AD मीडियन है, तो ABD एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल्स टू हाफ बेस को चलो मैंने BD मान लिया, और अगेन कोई हाइट यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर अपने मन में सोच लो h। एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD हाफ बेस CD इंटू अगेन वही हाइट। अच्छा, फॉर सेम हाइट हम देख रहे हैं, फॉर सेम हाइट एरिया रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग बेसिस फॉर द सेम हाइट। अगर हमने यहाँ पे रेशियो ले लिया तो हाफ से कैंसिल, हाइट तो सेम है, BD अपॉन CD। जब ये पता लग गया कि मुझे D क्या है, मिड पॉइंट है, तो BD और CD क्या होगा, सेम होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, रेशियो क्या हो जाएगा 1:1। तो यहाँ से ये पता लग जाएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। ये मीडियन के केस में क्या होता है कि मीडियन जो होता है किसी ट्रायंगल को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बांट देता है, तो इस बात की जानकारी होनी चाहिए। अब ज़रा थोड़ा कचड़ा करते हैं। कचड़ा कैसे करना है सर, तीनों मीडियन ड्रा करते हैं और फिर एरिया को देखते हैं। तीनों मीडियन ड्रा करते हैं ABC। चलो यार, यहाँ पे मिड पॉइंट को हिट कराओ AD, यहाँ के मिड पॉइंट को हिट कराओ BE, यहाँ के मिड पॉइंट को हिट कराओ CF। तो इस तरह से अगर मैंने तीनों मीडियन ड्रा कर दिया ना, तो तुम देखोगे कि वो ट्रायंगल 6 ट्रायंगल में बट गया। देखो, ये पहला ट्रायंगल है, ये दूसरा ट्रायंगल है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां। यहाँ पे ये रिजल्ट ये है कि 6 जो ट्रायंगल्स हैं, ऑल 6 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर सर 6 के 6 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनका एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और एरिया इक्वल होने के पीछे की जो भी कहानी है, जो भी बैकग्राउंड है, सेम टू सेम वैसे ही होगा। ये क्या है, सेंट्रॉइड है। तो लोग ऐसे लिखवा देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AGC इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC। एक मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ कि देखो यार, BGC का जो एरिया है, इसमें कम से कम 2 ट्रायंगल है,
तो अगर सर इसमें दो ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया हमें पता करना है। इनके बीच का रेशियो पता कर लो यार। तुमको पता है इस साइड के नाते ये 1:1 में है, तो जिस रेशियो में साइड्स होते हैं उसी रेशियो में उनके एरिया भी तो होते हैं। वही तो हमने निकाला है फॉर द सेम हाइट। क्योंकि ये 1:1 में है तो ये भी एरिया क्या हो जाएगा, 1:1 में हो जाएगा। ऐसे ये एरिया ये भी 1:1 में है। ये साइड्स 1:1 में है। तो अभी तो मैंने प्रूव किया है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स विल बी सेम एज द रेशियो ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड फॉर द सेम हाइट। तो अगर ये 1:1 है साइड, तो सेम रेशियो में उनके एरिया होगा। ये एरिया भी 1:1 में हो जाएगा। तो ये एरिया 1 यूनिट 2 यूनिट हो गया। तो इसका एरिया कितना हो गया, 1 यूनिट 2 यूनिट हो गया। हेंस आप कह सकते हो कि BGC का एरिया, AGC का एरिया और AAGB का एरिया तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इस बात को आपको रिमेंबर करना है। अब सेंट्रॉइड के बारे में एक बहुत ही हल्का बात कि सेंट्रॉइड इज ऑलवेज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल। मैंने क्या कहा, सेंट्रॉइड शॉर्ट में इज ऑलवेज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल। इंटीरियर पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल। अब ट्रायंगल का तीनों केस लेते हैं यार, एक्यूट ले लेते हैं, ऑब्ट्यूज ले लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। चलो ऑब्ट्यूज अगर बना करके देखें तो ऑब्ट्यूज में ऐसा तो नहीं ना कहीं सेंट्रॉइड बाहर चला जाएगा, कभी बाहर नहीं जाएगा। सेंट्रॉइड बाहर जाएगा ही नहीं, क्योंकि सेंट्रॉइड है ही क्या, वर्टेक्स के अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाना है। तो मिड पॉइंट को मिलाओगे, वर्टेक्स के अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाओगे तो सेंट्रॉइड हमेशा इनसाइड ही मिलेगा, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे एक्यूट हो, चाहे ऑब्ट्यूज हो। तो सेंट्रॉइड के ऊपर हमारा डिस्कशन क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, इन सेंटर। अब हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेकेंड, इन सेंटर। व्हाट इज इन सेंटर सर? It is the point of intersection। देखो इंटरसेक्शन हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल। हमने क्या कहा कि एक ट्रायंगल है, कोई जनरल ट्रायंगल आसान सा मान लिया, ABC, वर्टेक्स A पर बनने वाला एंगल, अगर इस एंगल का आधा यानी कि बाइसेक्ट करता हुआ एक बाइसेक्टर मैं ड्रा करूं, इससे मतलब नहीं है कि ये साइड को कहाँ पे हिट कर रहा है, बस वर्टेक्स A पे बनने वाला एंगल बाइसेक्ट होना चाहिए, एंगल B पे बनने वाला एंगल बाइसेक्ट होना चाहिए। एक लाइन हमने ड्रा कर दिया। एंगल C पे बनने वाला एंगल बाइसेक्ट होना चाहिए, हमने एक लाइन ड्रा कर दिया। तो ये तीनों जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे क्या फॉर्म होता है, इन सेंटर फॉर्म होता है। अब हमें आपको ये बताना है कि अगेन आप देखोगे ना तो ये एंगल बाइसेक्टर का क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है, बिकॉज तीनों एंगल बाइसेक्टर एक ही कॉमन पॉइंट शेयर कर रहे हैं। तो आप कभी आप इसको भी ऐसे भी लिख सकते हो कि इन सेंटर इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स, ऐसे भी आप बोल सकते हो। अब इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। तो पहला डेफिनेशन हो गया, और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। इन सेंटर इज equidistant from all sides of triangle। इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल। एक्चुअली ये जो इन सेंटर होता है एक सर्कल का सेंटर होता है। ये जो इन सेंटर होता है एक सर्कल का सेंटर होता है, और वो सर्कल इन तीनों साइड को
टच करते हुए जाता है इंटरनली। कैसे सर? लेकिन जैसे तुमको पता लगा कि इंसेंटर जो होता है तीनों साइड से इक्विडिस्टेंट होता है। इक्विडिस्टेंट होने का मतलब है इस इंसेंटर वाले पॉइंट से इस साइड पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस वन। और ज़रूरी नहीं है कि ये जो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिए हो ये एंगल बाइसेक्टर के अलोंग ही चला जाए, इन जनरल वो नहीं जाएगा। इस इंसेंटर पॉइंट से इस साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए तभी तो आपको डिस्टेंस मिलेगा। इस इंसेंटर पॉइंट से इस साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए तभी तो आपको डिस्टेंस मिलेगा। सो ऑल डिस्टेंसेस आर इक्वल, आर स्मॉल आर। अगर इस पॉइंट आई को सेंटर मान करके कंपास में आर जितना डिस्टेंस लेकर के अब अगर आप एक सर्कल ड्रा करेंगे तो इसमें एक सर्कल ड्रा हो जाएगा जो तीनों साइड को इंटरनली टच करते हुए जाएगा। दिस सर्कल इज नोन एज इन सर्कल। देयर इज ए इन सर्कल ऑफ रेडियस स्मॉल आर। देखो आर इक्वल्स टू जो होता है इन सर्कल का जो रेडियस होता है आर, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया डेल्टा अपान उसी ट्रायंगल ए बी सी का सेमी पेरीमीटर होता है। ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताया जाएगा। बस मैंने एक रिजल्ट लिखवा दिया। इन सर्कल का इन रेडियस है, ये इन सर्कल का क्या है, इन रेडियस आर। अब जो दूसरा पॉइंट है इन सेंटर से रिलेटेड वो है उसका कोऑर्डिनेट तो बता दीजिए सर। तो चलो यार, चलो देख लो। वर्टेक्स ए है, इसके कोऑर्डिनेट x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट x2, y2, सी के कोऑर्डिनेट x3, y3 दिया हुआ है। वर्टेक्स ए के सामने वाला साइड का लेंथ स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के सामने वाले साइड का लेंथ स्मॉल बी, वर्टेक्स सी के सामने वाले साइड का लेंथ स्मॉल सी। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आई इज गिवन बाई ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपान a प्लस b प्लस c। 3-4 बार लिखिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, वैसे क्वेश्चन करते करते याद हो ही जाता है। ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपान a प्लस b प्लस c। और कोई पॉइंट डिस्कस करने को इसमें रह गया हो तो हाँ, एक पॉइंट ये डिस्कस कर सकते हैं कि इंसेंटर इज ऑलवेज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल। कैसे सर? अब ट्रायंगल एक्यूट हो, ऑब्ट्यूज हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो। अब ऑब्ट्यूज ही लेकर के देख लो क्योंकि ऑब्ट्यूज बहुत ऑड टाइप का होता है। तो इंसेंटर क्या ही होता है, क्योंकि वो इंटरनल एंगल के बाइसेक्टर्स हैं। तो इस एंगल का बाइसेक्टर है और इस एंगल का बाइसेक्टर है, तो तुमको लगता नहीं कि वो हमेशा उसका लोकेशन जो होगा इंटीरियर टू द ट्रायंगल होगा। तो इस तरह से इंटीरियर का डिस्कशन ख़त्म हो गया। अब अगला पॉइंट है आर्थोसेंटर। इंसेंटर में एंगल बाइसेक्टर ड्रा करने के नाते एक रिजल्ट मैं आप लोगों को और बता देता हूँ। द रिजल्ट इज, देखिए यहाँ पर, लेट ए ट्रायंगल ए बी सी और आपने इस एंगल का क्या किया, बाइसेक्टर ड्रा किया। सपोज करिए ये आपने ड्रा कर दिया बाइसेक्टर एडी, मान लो एंगल बाइसेक्टर एडी। तो इसका रिजल्ट ये कहता है दिस एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि इन सेंटर में हम जनरली क्या करते हैं, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रा करते हैं ना। तो उसी एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड एक रिजल्ट है, उसको आप लोग मगअप कर लीजिए। एंगल बाइसेक्टर divides the opposite side, angle bisector divides the opposite side in the ratio of remaining two sides।
ये क्या लिख दिया सर, समझ में नहीं आया। मैं ये कह रहा हूँ कि सपोज़ किया आपने यहाँ पे एक एंगल बाइसेक्टर इसका ड्रा किया वर्टेक्स ए पर AD, तो इस एंगल बाइसेक्टर ने उस ट्रायंगल के एक साइड जो अपोजिट साइड है उसको BD और DC में बांटा। देखो यहाँ पे BD और DC में बांटा, तो वही कह रहा है कि BD अपॉन DC का जो रेशियो होता है और रिमेनिंग टू साइड के रेशियो के बराबर होता है। लेकिन BD वाला साइड इसके करेस्पॉन्डिंग होगा AB, जो रिमेनिंग टू साइड है, रिमेनिंग टू साइड ऑफ द ट्रायंगल। एक साइड को तो उसने डिवाइड ही कर दिया, इस बाइसेक्टर ने एक साइड को तो उसने डिवाइड ही कर दिया, तो रिमेनिंग टू साइड का रेशियो AB अपॉन AC होता है। बस ये लिखवा करके लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन मैं चाहूँ तो आपको इसका प्रूफ दे दूँ। वैसे प्रूफ का कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन रिजल्ट याद रहता है तो हम जल्दी से रिजल्ट को अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन प्रूफ बता देने से थोड़ा सा माइंड में क्लैरिटी आ जाता है। अब वो प्रूफ कैसे बताएंगे, 9th-10th रिवीजन पता नहीं माइंड में है कि नहीं है। जैसे देखो इस पॉइंट C से ये जो बाइसेक्टर AD, इसके पैरेलल एक लाइन कंस्ट्रक्ट करो। देखो यहाँ से, देखो ये सब फाउंडेशन में बताया जाता है, ऐसे कंस्ट्रक्ट करो। कंस्ट्रक्ट करने के बाद से इसको ए को थोड़ा सा और ज्वाइन करके बढ़ा दो। यहाँ पे इस लाइन AB को एक्स्ट्रापोलेट करके बढ़ा दो। सपोज करो ये M पे जाके मीट कर रहा है, तो देखो यार अगर ये बाइसेक्टर है, अगर मैं इसको 1 मान लूँ, एंगल इसका नेमिंग कर दिया 1, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो तुम यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन, क्योंकि इसके पैरेलल मैंने इसको कंस्ट्रक्ट किया है, तो दिस वन एंड दिस वन पैरेलल, ये पैरेलल का साइन स्कीम है, ऐसे मैंने पैरेलल लाइन ड्रा किया। तो जब भी दो पैरेलल लाइन होता है तो उसमें ये लाइन एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है। ये ट्रांसवर्सल की तरह अगर एक्ट कर रहा है तो ये ट्रांसवर्सल इस पैरेलल के साथ यहाँ पे जो एंगल बना रहा है, वही ट्रांसवर्सल इस पैरेलल के साथ यहाँ पे जो एंगल बनाएगा वो करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा। ये एंगल और ये एंगल कैसा एंगल है, करेस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर यहाँ पे एंगल 1 बन रहा है तो करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, वो भी 1 होगा। इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में एक और ट्रांसवर्सल की तरह एक्टिंग कर रहा है, ये AC। तो सर अगर ये एक्टिंग कर रहा है AC ट्रांसवर्सल की तरह, तो ये ट्रांसवर्सल ने पैरेलल के साथ ही, पैरेलल लाइन 1 है, 1 बनाया है, तो ये ट्रांसवर्सल इसी पैरेलल के साथ अगेन 1 बनाएगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो तुम इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, AMC को, इसमें अगर दो एंगल इक्वल हैं तो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो इसके सामने वाला साइड ये और इसके सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मीन्स क्या रिजल्ट निकालो, छोड़ो, AM इक्वल्स टू AC, इतने से हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अभी तो तुमने रिजल्ट निकाला है। देखो यार, देखो ये बहुत बड़ा वाला ट्रायंगल लो, BAM, ये BAM, ये वाला ट्रायंगल BAM, और यहाँ से BCM, ऐसे बोलो BCM, ये ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में इस बड़े ट्रायंगल में CM के पैरेलल, इस किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन गया है DA। तो क्या तुम इसमें BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एक्टिवेट कर सकते हो? तो एक्टिवेट कर दो। कैसे लिखा जाता है, थेल्स थ्योरम से BA अपान AM बाय थेल्स थ्योरम BD अपॉन DC। ओके, अब देखो BA को क्या भी लिख सकते हो, AB लिख सकते हो, AM को क्या भी लिख सकते हो, ये AM की ज़रूरत नहीं। AM को तुमने बराबर किसके प्रूव किया, AC के, तो AM को रिप्लेस कर दो AC से, BD अपान DC। देखो अभी जो मैंने रिजल्ट डायरेक्ट लिख दिया है समझा करके, वो मैंने प्रूव करके बता दिया। तो ये यार, ये एंगल बाइसेक्टर में लोग ऐसे बता के निकल जाते हैं तुरंत, बट इसका क्योंकि वो जानते हैं तुमने पढ़ाई नहीं किया है, तो क्या ही फिर दोबारा मेहनत करें। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मास्टर आर्थो सेंटर बोल करके इन सेंटर में एक प्रॉपर्टी और बता दिया, सॉरी फॉर दैट। अब हम तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, आर्थो सेंटर। आर्थो सेंटर क्या होता है सर? इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ perpendicular drawn from
vertices of triangle on the opposite side, on the opposite side। तो चलिए सर बनाइए, बना करके उसको लोकेट करिए। एक जनरल सा ट्रायंगल ले लिया ABC, छोटा सा सुंदर सा ट्रायंगल ले लिया ABC। इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टिसेस। जो परपेंडिकुलर ड्रॉन होता है किसी भी वर्टेक्स से, उसके अपोजिट साइड पर जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, दैट परपेंडिकुलर इज नोन एज altitude, and hence you can also say orthocenter is point of concurrency of altitudes। अब वर्टेक्स ए से अपोजिट साइड BC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, दिस इज नोन एज ऑल्टीट्यूड। वर्टेक्स B से उसके अपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए लाइक दिस, और इस पॉइंट से वर्टेक्स C से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, ये भी इसी पॉइंट से होकर के जाएगा। And this point of intersection is denoted by capital H, which represent orthocenter of the triangle। तो हम यहीं पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्थोसेंटर ऑफ द ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन या पोजीशन, आप कह सकते हैं लोकेशन बोलिए या पोजीशन ऑफ ऑर्थोसेंटर with respect to the triangle। चलो यार ट्रायंगल ले लो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल अगर लेते हो तो उसमें तो यार अगर उसके वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे ऑल्टीट्यूड ड्रा करोगे तो वो इंटरनली ही आएगा। लेकिन मैं तुम्हें स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल के लिए करके बताता हूँ। ये ले लो एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC, B पर राइट एंगल है। अब अगर आर्थोसेंटर लोकेट करना है तो आर्थोसेंटर लोकेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि वर्टेक्स A से उसके अपोजिट साइड पे क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ऑल्टीट्यूड ड्रा करते हैं। तो लो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप, अरे पागल ये परपेंडिकुलर ड्रॉप थोड़ी ना होगा, ऑलरेडी यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है, तो तुम अलग से क्यों परपेंडिकुलर ड्रॉप करने लग जाते हो। मैंने बहुत लोगों को देखा कि वो अलग से परपेंडिकुलर ड्रॉप करने लग जाते हैं। हियर साइड AB itself become altitude of the triangle and same for CB। जैसे वर्टेक्स C से आप उसके अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करने जाएंगे तो ऐसे थोड़ी ना करेंगे यार। CB itself shows altitude of the triangle। तो दोनों ऑल्टीट्यूड कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, B पर। तो जो उसका आर्थोसेंटर होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, उस पॉइंट पे शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे राइट एंगल फॉर्म हो रहा होता है ट्रायंगल में। फिर यार यहाँ से इस वर्टेक्स से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो भी उसका जो ऑल्टीट्यूड होगा इसी B पॉइंट से पास होगा। तो इस बात को आप रिमेंबर करिएगा कि H यहाँ पे आ जाता है जहाँ पे राइट एंगल फॉर्म होता है। हाँ, तो ये आर्थोसेंटर है, नोट्स बनाते रहो, केवल कथा मत सुनो, कथा सुनने से कुछ नहीं होने वाला है। आर्थोसेंटर का वही बचा हुआ है कोऑर्डिनेट, जिससे आप लोग बहुत नफरत करते हो। कोऑर्डिनेट ऑफ आर्थोसेंटर, व्हेन वर्टिसेस, व्हेन मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, एक ट्रायंगल ABC है जिसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट गिवन है x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो ऑल्टीट्यूड यहाँ पे h मिल जाएगा। तो h के कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय x1 tan A प्लस x2 tan B
प्लस x3 tan c अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c। वाई कोऑर्डिनेट अभी लिख रहे हैं, पहले इसको थोड़ा सा कंप्रेस कर दें। देखो यार, अगर यहाँ पे प्लस 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 है तो इसको सिग्मा रोटेशन लगाओ, x1 tan a लिख लो, tan a अपान यहाँ पे tan a प्लस tan b प्लस tan c है, इसको चाहो तो लिख सकते हो सिग्मा tan a, सिग्मा tan a। लेकिन ट्रायंगल में अगर tan a प्लस tan b प्लस tan c है तो ये एक्सप्रेशन tan a इंटू tan b इंटू tan c के बराबर होता है। स्पेशली tan a प्लस tan b प्लस tan c एक ट्रायंगल ABC में tan a इंटू tan b tan c के बराबर होता है, मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। हर जगह पे ऐसा नहीं होता है। तो इस मल्टीप्लिकेशन को और पाई नोटेशन से शो कर सकते हो। पाई मतलब मल्टीप्लिकेशन tan a। जैसे सिग्मा को ओपन करते हो तो tan a प्लस tan b प्लस tan c हो जाएगा। जैसे पाई को ओपन करोगे तो tan a इंटू tan b इंटू tan c हो जाएगा। ऐसे इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा यहाँ पे y1 tan a प्लस y2 tan b प्लस y3 tan c अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c। तो ऊपर वाले को अगर कंप्रेस करके लिखोगे तो सिग्मा y1 tan a अपॉन सिग्मा tan a, और ये ट्रायंगल में प्रोडक्ट के बराबर भी होता है tan a इंटू tan b इंटू tan c। वो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ाया जाएगा। अब चौथा पॉइंट है सरकम सेंटर। चौथा पॉइंट है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर डिस्कस करते हैं। सरकम सेंटर, it is the point of intersection, it is the point of intersection of perpendicular bisectors of sides of triangle। तो जो सरकम सेंटर होता है, इट इज also the center of a circle which passes through vertices of the triangle। तो थोड़ा सा इसका विजुअल डिपिक्शन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि देखो यार, ए बी और यहाँ पे ये सी है, ए बी सी। सेंट्रॉइड, इन सेंटर, आर्थो सेंटर को याद करने का एक तरीका ये हो सकता है कि देखो यार, जब तुम्हें सेंट्रॉइड पाना था तो तुमने वर्टेक्स ए का यूज किया था, वर्टेक्स ए से तुमने सीवियन ड्रॉ किया था। जब तुम्हें इन सेंटर पाना था तो वर्टेक्स ए पर बनने वाले एंगल का तुमने क्या किया था, बाइसेक्टर ड्रा किया था। और जब तुमको आर्थो सेंटर पाना था तो वर्टेक्स ए से तुमने अपोजिट साइड पर अल्टीट्यूड ड्रा किया था। तो इसीलिए मैंने सेंट्रॉइड, इन सेंटर और आर्थो सेंटर को एक लाइन में पढ़ाया है। सरकम सेंटर थोड़ा सा हट के, ये वर्टेक्स पे काम नहीं करता है, ये काम करता है साइड्स पर। तो साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना, साइड AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब आप ड्रा करेंगे तो यहाँ पे सपोज करिए यहाँ पे आया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अच्छा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? पहली बात तो बाइसेक्टर भी है, मतलब इस साइड को तो इक्वली तोड़ भी रहा है और उस साइड पे एक साथ साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। इसी को कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर भी है, इस पे परपेंडिकुलर भी है और इस साइड को 2 हाफ्स में बांट भी रहा है। ऐसे यहाँ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ज़रूरी नहीं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैं बनाऊँ, ज़रूरी नहीं कि मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊँ और वो ए से पास कर जाए ना, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये इन जनरल ट्रायंगल है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होता है
वो सर्कम सेंटर होता है विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाई ओ। मैंने ये कहा इट इज आल्सो द सेंटर ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टिसेस ए बी सी। जैसे इन सेंटर में वो इन सर्कल का सेंटर बन गया था तो वहाँ पे इन रेडियस आया उस सर्कल का, इन सर्कल का, वैसे यहाँ पे सर्कम सेंटर में ये सर्कम रेडियस हो जाएगा, सर्कम सर्कल बनेगा, सर्कम सर्कल और सर्कम सर्कल का उसका सर्कम रेडियस होगा। तो वहाँ पे इन सेंटर में मैंने ये बताया था कि दैट सेंटर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द ऑल थ्री साइड्स, वेयर एज फॉर द सर्कम सेंटर दिस सेंटर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द वर्टिसेस। सर्कम सेंटर is equidistant from all the vertices, means O से A का डिस्टेंस OA, O से B का डिस्टेंस OB एंड O से C का डिस्टेंस OC, ऑल आर इक्वल। तो सर सभी अगर इक्वल है तो थोड़ा सा इसको मैं नीट एंड क्लीन कर देता हूँ। देखो O से A, O से B और O से C, अगर OA, OB, OC इक्वल है तो O को सेंटर मान करके OA जितना कंपास में लेकर के अगर आप एक सर्कल ड्रा करोगे तो वो सर्कल वर्टेक्स A, वर्टेक्स B और वर्टेक्स C से पास करेगा। सॉरी, बियर विद मी, थोड़ा सा डायग्राम सही नहीं बना है। अगेन ओके, दिस सर्कल इज नोन एज सर्कम सर्कल, दिस सर्कल इज नोन एज सर्कम सर्कल with respect to the triangle ABC. This circumcircle is circumscribed, बाहर है, इस ट्रायंगल के बाहर है। कभी कभी ये लैंग्वेज देता है क्वेश्चन में, अ सर्कल इज circumscribed, ए सर्कल इज circumscribed टू द एनी ट्रायंगल ABC। तो ठीक है, अगर ये सर्कम सर्कल है तो वो सेंटर, सर्कम सेंटर उसका सेंटर होगा और OA इसका क्या होगा, सर्कम रेडियस होगा, which is equals to OA, OB and OC is equals to circum radius। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट्स हम डिस्कशन करेंगे। चलो अब इसमें पोजीशन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा। सर्कम सेंटर का पोजीशन, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और एक्यूट एंगल ट्रायंगल के बारे में तो हर केस में मैं वही एक्यूट एंगल ट्रायंगल ही लेकर के बना रहा हूँ। तो लोकेशन के रिस्पेक्ट में एक नोट पॉइंट हम लिखवाना चाहते हैं कि इफ़ ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल देन सर्कम सेंटर lie on the midpoint of hypotenuse। थोड़ा सा इसका विजुअल डिपिक्शन देख लीजिए। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, और सर्कम सेंटर जो होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। तो अगर आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाया यहाँ पे और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया तो हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट से होकर के पास करता है। इस बात को रिमेंबर करिएगा, आप लोग रिमेंबर कर लीजिएगा कि सर्कम सेंटर जो होता है इन द केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल वो हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पर होता है। तो अगर वो हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पर होता है O, तो O से A इस वर्टेक्स की दूरी OA और O से B, O से वर्टेक्स B की दूरी और O से वर्टेक्स C की दूरी सभी क्या है, कैपिटल R है। और
ओ को सेंटर मान करके अगर आप एक सर्कल बनाएंगे तो तीनों वर्टेक्स से पास होता हुआ एक सर्कल बन जाएगा, सर्कम सर्कल बन जाएगा, जिसका रेडियस ओ ए, ओ बी और ओ सी के बराबर होगा। ये सर्कम सर्कल सर्कम सेंटर के रिस्पेक्ट में नोट पॉइंट था, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। और इसका फाइनल पॉइंट बच रहा है, इसका कोऑर्डिनेट, अगर उस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट अगर पता होगा तो इसका कोऑर्डिनेट हम कैसे बता पाएंगे, इसका कोऑर्डिनेट हम कैसे बता पाएंगे। एक ट्रायंगल है ABC, x1 y1 वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, x2 y2 और x3 y3। तो सर्कम सेंटर O का जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c अपान sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c एंड उसका y कोऑर्डिनेट। ठीक है, उसका y कोऑर्डिनेट ठीक इसी मैनर में लिख दिया जाएगा। अब इसको थोड़ा सा कंप्रेस करते हैं यार, x1 sin 2a लिख देते हैं सिग्मा करके, अपॉन sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c को सिग्मा करके sin 2a लिख दिया। फिर अगेन एक ट्रायंगल ABC में sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c जो होता है बराबर होता है 4 sin a इंटू साइन b इंटू साइन सी। तो किसी किसी बुक में अगर ऐसा दिया रहेगा यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में और करके पाई प्रोडक्ट 4 तो बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है, पाई साइन ए। तो वो ट्रायंगल ABC में ऐसा होता है कि sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c इक्वल्स टू 4 sin a इंटू साइन b इंटू साइन सी के बराबर होता है। ठीक इसी फॉर्मेट में उसका y कोऑर्डिनेट हम लिख देंगे सिग्मा y1 sin 2a अपॉन सिग्मा sin 2a और 4 पाई, ये प्रोडक्ट पाई वो पाई मत समझ लेना 22/, ये प्रोडक्ट जैसे सिग्मा सम नोटेशन है ऐसे ये प्रोडक्ट का नोटेशन है साइन ए। तो आई थिंक जो बेसिक डेफिनेशंस थे यहाँ तक ख़त्म हो गए, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, आर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर से रिलेटेड जितना भी मैंने यहाँ पे बताया है, प्लीज़ आप एक एक पॉइंट का क्लियरली नोट्स बनाइएगा जिससे कि आपको दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। जब भी आप रेफ़र करें आप अपना नोट्स रेफ़र करें, बार बार आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद से इन चारों का एमलगमेशन करके, जैसे सर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तब चारों पॉइंट्स का क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो अब चारों पॉइंट्स का क्या होगा, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा मिसलेनियस डिस्कशन है। मिसलेनियस नहीं कहेंगे, स्पेशल डिस्कशन कहेंगे। अब मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ, किसी एक जनरल ट्रायंगल में, जो कि जनरल ट्रायंगल में इन द सेंस वो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो नहीं है, उसमें आर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर तीनों कोलिनियर होते हैं, जिसमें जो सेंट्रॉइड होता है आर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को मिलाने वाली लाइन को 2:1 में डिवाइड करता है। जब मैं एक जनरल ट्रायंगल बनाऊंगा और उसमें एक साथ आप लोगों को आर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर दिखाऊंगा, तब आप लोगों को समझ में आएगा। इस पर JEE मेंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको बताना तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। चलो एक इम्पॉर्टेंट नोट लेते हैं, एक इम्पॉर्टेंट नोट लेते हैं। इम्पॉर्टेंट नोट, इन अ ट्रायंगल, शॉर्ट में लिखते हैं, अदर देन इक्विलेटरल, आर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर are collinear, H for ortho center, G for centroid, O for circumcenter, HGO, they are collinear and
सेंट्रॉइड divides the join of orthocenter H and circumcenter O in the ratio 2:1। मैंने क्या कहा, H G O they all are lie on a same line HGO because they are collinear। एंड जो G है ना एच ओ के ज्वाइन को 2:1 में बांटता है। जस्ट लाइक वो मीडियन में जो सेंट्रॉइड जो था जी, वो मीडियन को 2:1 में बांट रहा था, वैसे ही आर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर एच जी ओ कोलिनियर होते हैं एक लाइन पे होने के नाते। जी बीच में होता है, बीच में नॉट इन द सेंस कि वो मिड पॉइंट है, वो इस तरह से सिचुएटेड होता है कि वो 2:1 में बांटता है। सर कैसे, इसका प्रूफ दीजिए। चलो एक जनरल ट्रायंगल बनाते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखना, तुम लोग चक्षु खुल जाएंगे तुम लोगों के कि सर कैसे हो गया। देखो रट तो तुम सकते हो, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर तुम एक बार इसको देख लिए ना तो मज़ा आ जाएगा। मैं बताने की कोशिश करता हूँ तुमको अच्छे से। एक ट्रायंगल है, ए बी सी। सबसे पहले सेंट्रॉइड इन्वॉल्व हुआ है तो मीडियन ड्रा करना पड़ेगा। तो मीडियन ड्रा करने के लिए इस BC का सपोज किया आपने मिड पॉइंट यहाँ पे मार्क कर लिया, यहाँ पे, तो यहाँ से तुमने एक मीडियन ड्रा कर लिया ऐसे। चलो ठीक है यार, ये AD एक मीडियन ड्रा कर लिया। अगर तुम्हें आर्थो सेंटर चाहिए तो तुम्हें ऑल्टीट्यूड तो ड्रा करना पड़ेगा। यहाँ से तुमने एक ऑल्टीट्यूड ड्रा कर लिया ऐसे। चलो यार ये परपेंडिकुलर है मान लिया, ये मीडियन वाला लाइन है, ऑल्टीट्यूड ड्रा कर लिया। इसके बाद से सरकम सेंटर के लिए तुम्हें क्या करना होगा, सरकम सेंटर के लिए तुम्हें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब तुम ड्रा करोगे तो देखो सबसे पहले एक मीडियन में ड्रा करो, 2 मीडियन तो कम से कम ड्रा करो जिससे कि तुम सेंट्रॉइड लोकेट कर पाओ। तो एक मीडियन दूसरे मीडियन के लिए तो मान लो कि यहाँ का मिड पॉइंट तुमने ले लिया ये, तो यहाँ से तुम गए मिड पॉइंट को ज्वाइन करने, यहाँ से मिड पॉइंट को तुम ज्वाइन करने गए, देखो यहाँ पे आ गए। तो ये मीडियन है, ये मीडियन जहाँ पे एक दूसरे को हिट किया वहाँ पे जी को मिलने का, वहाँ पे जी मिलेगा। और एक ऑल्टीट्यूड तुमने यहाँ पे बनाया है और एक ऑल्टीट्यूड तुम चाहो तो यहाँ से बना सकते हो, यहाँ से। तो अगर एक ऑल्टीट्यूड तुम यहाँ से बनाते हो जो कि परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होगा, तो ये ऑल्टीट्यूड और ये ऑल्टीट्यूड जहाँ पे मिला वहाँ पे क्या हो गया, एच हो गया, एच। तो एच जी ओ, एच को जी से मिलाओ, एच को जी से मिलाओ, एच को जी से मिलाओ। हाँ यार, अब एच जी को तो हमने ज्वाइन कर दिया। यहाँ से देखो तो एच जी को थोड़ा आगे बढ़ाओ यहाँ से। अब अगर तुमने किन्हीं दो साइड पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया, बाइसेक्टर तो है तो मीडियन से तो पास होगा क्योंकि वो मीडियन भी तो आगे मिड पॉइंट है, तो बाइसेक्टर भी तो मिड पॉइंट होता है। लेकिन अब ये लाइन जो जाएगा ये परपेंडिकुलरली जाएगा, ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, ऐसे जाएगा ताकि वो इस पर परपेंडिकुलर रहे, ताकि वो इस पर परपेंडिकुलर रहे। और इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा इस साइड का, तो मीडियन से तो वो जाएगा, मीडियन से जाएगा क्योंकि वो बाइसेक्टर है, लेकिन उस पर वो क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। तो वो ऐसे जाएगा तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे हिट कर जाएगा एंड दिस विल गिव द पॉइंट O। तो एच जी ओ, इस पोर्शन को अगर मैं बाहर निकाल लूँ यहाँ पे, ऐसे तुम सीखो। देखो यार अब तो हॉट स्टार आ गया है, बहुत कुछ आ गया है, सब कुछ तो लोग वहीं पे देखते हैं। पहले चैनल आता था तो HBO नाम से एक चैनल आता था, वहीं से मैंने इसको याद कर रखा था अपने माइंड में, HGO। यही सेंट्रॉइड H और O के ज्वाइन को 2:1 में डिवाइड करता है। जस्ट लाइक कि AG 2 और GD 2:1 में है।
तो सर ये 2:1 में कैसे आया? थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन लगेगा क्लास 10th का, उसके बाद का फंडामेंटल आपका क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे आया हुआ है। देखो यार, ये ट्रायंगल जो देख रहे हो तुम AHG, ये ट्रायंगल AHG और GDO, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि HGO को तो इन्वॉल्व करना है ना, HG को इन्वॉल्व करना है, GO को इन्वॉल्व करना है, यही प्रूव करना है कि कैसे सर ये 2:1 है। तो HG को ऐसा इन्वॉल्व करो किसी ट्रायंगल में जिसमें कि वो मेंबर बन जाए। तो HG मेंबर बन गया किसका? AHG ट्रायंगल का, और GO मेंबर बन गया GDO ट्रायंगल का। इस ट्रायंगल में अगर तुम ध्यान से देखोगे कि ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो एक तो इक्वल हो गया, एक एंगल तुमने एक एंगल की इक्वालिटी इंश्योर कर ली। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है। ये भी परपेंडिकुलर है ना, ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगे। तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगे तो जब भी दो लाइन पैरेलल होते हैं तो एक ट्रांसवर्सल सर्च करना चाहिए। तो जैसे ये लाइन, ये तो वही लाइन है पैरेलल जो जा रहा है, इनके बीच में ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये ट्रांसवर्सल इस पैरेलल के साथ जो एंगल बनाएगा जो कि उस ट्रायंगल GDO में है, ये एंगल, वैसे ही यही ट्रांसवर्सल इस पैरेलल के साथ जो एंगल बनाएगा वो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अगर ये सर अल्फ़ा है तो ये भी कितना हो जाएगा? अल्फ़ा हो जाएगा। तो दो एंगल हमें इक्वल चाहिए होता है सिमिलर ट्रायंगल लगाने के लिए। तो सिमिलर ट्रायंगल से यार इसके करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज़ क्या हो जाएंगे? इक्वल होंगे। जब करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लोगे AH/OD HG/GO, तो वो AG/GD के बराबर होगा। तो AG/GD भाई HG/GO बराबर होगा AG/GD। और AG/GD तो मैंने तुमको प्रूव करके बताया है पहले लेक्चर में कि वो 2:1 होता है। हेंस वी कैन से कि जो सेंट्रॉइड होता है ना सर, वो आर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के ज्वाइंट को 2:1 में इंटरनली डिवाइड करता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। हाँ गाइस, आपसे ये कहना था कि बहुत ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव डिस्कशन हो रहा है, इन सारे पॉइंट्स को नोट करके रखिएगा, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इतना कम्प्रिहेंसिव डिस्कशन शायद आपको मिल जाए। तो आज लेक्चर का एंड मैं यहीं पे करूँगा क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो गया है। इसके अगले वाले लेक्चर में मैं वही आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ नोट पॉइंट है, इसके बाद से मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। जैसे एग्जॉस्टिव कम्प्रिहेंसिव थ्योरी हो रहा है, वैसे ही मैं सोच रहा हूँ एग्जॉस्टिव और कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी कवर अप किया जाए। बस आप लोग अपना साथ बनाए रखिए। सो ओके, बाय बाय, थैंक यू।